Very good afternoon. IVF for whom? Okay, so this is another session in which I, Dr. Shilpa Saple, fertility specialist with Surya Hospitals, am going to interact with you. So basically, we will discuss in this session for which patients IVF is advised. Why do you need in vitro fertilization? बहुत बार ऐसे होता है कि फर्टिलिटी के पेशेंट्स ट्रीटमेंट अलग अलग टाइप्स के करके फिर बाद में ये सोचने लगते हैं कि क्या हमको आईवीएफ करना चाहिए या कब करना चाहिए और क्या हमने बहुत जल्दी किया है या क्या हमने और वेट करना चाहिए था और बाद में आईवीएफ करना है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है आपके मन में आते हैं और आज का हमारा ये सेशन इसीलिए है कि हम आपको एग्जैक्टली आईवीएफ कौन से पेशेंट में करना है और कब करना है इसके बारे में जानकारी देंगे। सो आईवीएफ जो है महिलाओं के लिए यानी फीमेल रिलेटेड इंडिकेशंस जो रहते हैं इसमें मेन है ट्यूबल फैक्टर। सो जैसे अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि ट्यूब्स जो है फेलोपियन ट्यूब्स एक मेजर साइट रहता है जहां पे बेबी एक्चुअली कंसीव होता है। सो फेलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म मिलके फिर बेबी क्रिएट होता है नेचुरली। तो अगर फेलोपियन ट्यूब में कुछ ऐसा इशू है जिसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्टेड है यानी कि ब्लॉक है तभी जाके पेशेंट को आईवीएफ की ट्रीटमेंट ही रेकमेंडेड होती है। तो जैसा कि अभी आप ये स्लाइड में देख सकते हैं, कुणाल कैन यू डिस्प्ले दैट कि ट्यूब्स जो है ऑब्स्ट्रक्ट होने के अलग अलग कारण रहते हैं कि किसी को ट्यूब में कुछ इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई क्लैमिडियल इन्फेक्शन जिसके वजह से जो अंदर के सीलिया रहते हैं यानी कि जो छोटे छोटे ट्यूब के अंदर के जो बाल रहते हैं वो क्लॉट हो जाते हैं और ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां जिसकी वजह से ट्यूब्स आजू बाजू में जकड़ गई हो, जैसे प्रीवियस कोई सर्जरी हुई हो पेट के कोई इन्फेक्शन के लिए या कोई गांठ निकाली हो, तो इसकी वजह से भी ट्यूब का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें ट्यूब्स के क्लॉट्स पाए जाते हैं यानी कि ब्लड क्लॉट्स यूट्राइन एंडोमेट्रियम के पाए जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ का एरिया जो है वो बिल्कुल जैम हो जाता है और ट्यूब्स भी इमोटाइल होती है जिसकी वजह से ये अपना फंक्शन यानी कि एग पकड़ने का जो काम है वो ठीक से नहीं कर पाते। कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको आपने अगर सुना है यानी कि ट्यूब में रिटेन हुई प्रेगनेंसी, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नेचुरली जो है ट्यूब में प्रेगनेंसी कंसीव होती है और फिर ये बेबी मूव होके यूट्रस में आता है। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और ट्यूब में ही अगर वो प्रेगनेंसी ग्रोथ हुआ तो इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं यानी कि ये एक अलग साइड का प्रेगनेंसी है क्योंकि ट्यूब में प्रेगनेंसी ज्यादा देर ग्रो हो नहीं सकती, ये ट्यूब बर्स्ट हो सकती है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और ट्यूब को इस हाल में निकालना पड़ता है और फिर ये कंडीशन ट्रीट किया जाता है। कभी कभी ऐसे पेशेंट बहुत ब्लड लॉस के साथ शॉक में इमरजेंसी में भी आते हैं। जब ही ये चीज हो जाती है और एक ट्यूब निकाली जाती है तो सिर्फ दूसरी ट्यूब का ही काम ये रहता है कि वो नेचुरली उस पे ही हम रिलाई कर सकते हैं कंसीविंग के लिए। लेकिन अगर उसमें भी प्रेगनेंसी नहीं हुआ यानी कि पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हुआ एक टॉपिक के बाद तो फिर आगे ट्रीटमेंट आईवीएफ ही रिकमेंडेड है। उसके अलावा कोई भी ऐसे पेल्विक इलनेस जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो ऐसी कोई पोजीशन में हो जिसकी वजह से ट्यूब्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं तो फिर भी ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। बहुत बार ट्यूबरकुलोसिस से जो यूट्रस और
उसके आजू बाजू में ट्यूब्स, ओवरी सब चिपक जाते हैं और गांठें तैयार हो जाती है, ऐसे पेशेंट्स भी जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट है यानी कि AKT 6 महीने के लिए देके बाद में IVF ट्रीटमेंट ही पेशेंट को लगती है। अगर कोई और पॉलिप्स है या फिर अगर कोई और सर्विक्स यानी कि यूट्रस का लोअर पार्ट रहता है, अगर उसमें भी कुछ ऐसे इश्यूज है जिसके वजह से प्रॉपरली स्पर्म अंदर नहीं जा सकता, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम IVF रिकमेंड करते हैं। सो IVF प्रोसीजर यंग पेशेंट्स में ज़्यादातर इन सब प्रॉब्लम्स से रिकमेंड किया जाता है। सो इसमें डायरेक्टली अगर समझो पेशेंट कंसीव नहीं हो रहे हैं, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, हस्बैंड के काउंट्स नॉर्मल है और वाइफ की ट्यूब चेकिंग में अगर ये ऐसे कुछ भी इश्यूज दिखाई दिए, तो पेशेंट्स को डायरेक्टली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह दी जाती है। सेकंड इंडिकेशन जो है वो हम ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, यानी कि अगर समझो कोई पेशेंट में एग्स फॉर्म होने की जो प्रोसेस है वो ठीक तरह से हो नहीं रही, यानी एग्स प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहे हैं या प्रॉपरली रप्चर नहीं होते हैं या और कोई इश्यू उसमें आ रहा है। ज्यादातर इनको प्राइमरीली हम मेडिसिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि टैबलेट्स दिए जाते हैं या फिर एग फॉर्म होने के लिए इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन उससे भी अगर उनको रिजल्ट नहीं आया, एक क्लासिक एग्जाम्पल है PCOD। सो पॉलिसिस्टिक ओवरीज में जो है एग्स होते हुए भी प्रॉपरली फॉर्म मेच्योर नहीं होते, इसके लिए मेडिसिन या इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। बट ये सब करने के बाद भी अगर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है और 6-8 महीना आप ट्राई कर चुके हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी डायरेक्टली IVF के लिए बाद में जा सकते हैं। पुअर ओवेरियन रिजर्व यानी कि जहाँ पे हम अभी ये बात कर रहे हैं कि एग रिजर्व बहुत ज्यादा है PCOD में, वो उसके एकदम ऑपोजिट जो है केस पेशेंट्स जिनको हम पुअर ओवेरियन रिजर्व पेशेंट्स बोलते हैं, यानी एग्स के नंबर्स जो है उनके बहुत कम हैं या जो एज में ज़्यादा है, ओवर 36 ईयर्स ऑफ एज, जिनमें एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम हो जाती है। इन पेशेंट्स में भी डायरेक्टली IVF की ट्रीटमेंट रेकमेंड की जाती है, क्योंकि नॉर्मली ट्राई करने का उनका जो समय है वो बहुत कम होता है और वो निकल चुका होता है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज कुछ ऐसे जेनेटिक कंडीशंस अगर है पेशेंट में कि कुछ ऐसा फैक्टर है पहले की प्रेगनेंसी में या फिर कुछ फैमिली में कुछ ऐसा डिजीज है जिसके वजह से वो उनको जेनेटिक रिस्क है अपने बच्चे में वो आने का, तो IVF की ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि IVF की ट्रीटमेंट में ही जेनेटिक डिजीज स्क्रीन कर सकते हैं। जो बेबी डेवलप होता है, जो एम्ब्रियो बनता है, उसमें ये स्क्रीनिंग होके फिर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखते हैं मेल इंडिकेशंस। मेल इंडिकेशंस में ज्यादातर कम स्पर्म काउंट यानी कि जिसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। तो जैसे कि अभी ये स्लाइड में देख सकते हैं हम कुणाल के स्पर्म नंबर्स जो है कम से कम 15 मिलियन के रहने चाहिए, लेकिन अगर समझो स्पर्म नंबर्स कम है तो ऐसे पेशेंट्स में हम मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ट्राई कर सकते हैं कि स्पर्म नंबर्स इंप्रूव हो। अगर 3 से 4 महीने के बाद भी स्पर्म नंबर्स कम रहते हैं या फिर पेशेंट्स कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका स्पर्म नंबर बहुत ज़्यादा कम है, लेस देन 1 मिलियन 2 मिलियन स्पर्म काउंट है, तो ऐसे पेशेंट्स में डायरेक्टली IVF ट्रीटमेंट, और इसमें भी IVF की एक स्पेशलाइज्ड मेथड जिसको ICSI बोला जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये किया जाता है, क्योंकि ये कम स्पर्म्स जो है वो नंबर्स पे इतने कम रहते हैं कि डायरेक्टली एग को ये फर्टिलाइज लैब में किए जाते हैं और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। सो IVF ट्रीटमेंट मेल पार्टनर्स में
स्पर्म काउंट्स के लिए ज्यादातर किया जाता है कि आजकल जो हम देखते हैं कि स्पर्म्स के नंबर्स, क्वालिटी, ये सब अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से उसमें काफी चेंजेस आ जाती है। जो स्मोकिंग करते हैं उनमें भी स्पर्म क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है, तो इन पेशेंट्स में आईवीएफ की जरूरत जल्दी पड़ सकती है। नेक्स्ट इज एजोस्पर्मिया, यानी कोई ऐसे पेशेंट्स है जिनमें स्पर्म बिल्कुल भी नहीं है। सो स्पर्म सैंपल में अगर बिल्कुल स्पर्म्स नहीं है तो इसके मेन दो कारण रह सकते हैं। एक तो स्पर्म आने की पैसेज जो है, जो यूरेथ्रा का पैसेज है, अगर उसमें कुछ ब्लॉकेज है जहाँ स्पर्मेटिक कॉर्ड जा रहा है, तो अगर ब्लॉकेज है तो ये पेशेंट्स में हम नीडल से स्पर्म्स रिट्रीव कर सकते हैं। इस पेशेंट को पीसा बोलते हैं। इस पेशेंट्स के प्रोसीजर को पीसा बोलते हैं। अगर समझो स्पर्म काउंट्स बहुत ज्यादा कम है, बाहर की स्पर्म में जो सीमेन है उसमें नहीं है, लेकिन जो पेशेंट्स में अंदर थोड़े भी स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये पेशेंट्स में टेस्टिकुलर स्पर्म यानी कि टेस्टिस में से स्पर्म लेके, तो हम ये स्लाइड में अभी देख सकते हैं कि ऑपरेटिव स्पर्म रिट्रीवल मेथड्स यानी है पीसा है, टेसे है, जिसमें अलग अलग तरीके से स्पर्म जो है टेस्टिस में से या एपिडिडमिस में से, नीडल से या फिर बायोप्सी से निकाला जाता है। तो ये जो निकाले हुए स्पर्म्स हैं उनको पेशेंट के एग्स में डायरेक्टली फर्टिलाइज करते हैं। तो ये आईवीएफ इक्सी प्रोसीजर में ही पॉसिबल है। सो पेशेंट्स जिनका बहुत कम स्पर्म काउंट हो या फिर बिल्कुल स्पर्म्स नहीं हो, तो ऐसे पेशेंट्स में ये प्रोसीजर बहुत काम में आती है और इनका यही एक जरिया रहता है जहां से ये डायरेक्टली अपना खुद का बेबी उनको मिल सकता है। अगर कोई औरतों में बहुत ज्यादा एग्स कम है या जिनका अर्ली मेनोपॉज हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम डोनर एग्स लेके फिर आईवीएफ की प्रोसीजर करके बेबी यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको एग डोनर आईवीएफ बोलते हैं, क्योंकि उनके खुद के एग्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और नए एग्स पॉसिबल नहीं है कोई भी मेडिसिन से, कोई भी इंजेक्शन से। सो ये दोस्तों काफी रिसर्च वाली फील्ड है। अभी बहुत सारा इसमें रिसर्च हो रहा है कैसे हम वापस से एग्स या स्पर्म डेवलप कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनमें बिल्कुल भी एग्जॉस्ट हो गए हैं समय के पहले। बट डेफिनेटली उनका डेफिनेट ट्रीटमेंट आज के दिन में सिर्फ डोनर एग्स या डोनर स्पर्म ही है। इसके बाद जो अभी सबसे कॉमन इंडिकेशन है जहाँ पे हम आईवीएफ करते हैं इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। सो अनएक्सप्लेन्ड यानी बहुत समय हमारे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर मेरा तो सब नॉर्मल है, मेरा ओवुलेशन ठीक हो रहा है, मेरा एग ठीक से बन रहा है, डॉक्टर ने चेक किया हुआ है। ये कैसे चेक करते हैं? हम सीरियल फॉलिकुलर स्टडी यानी कि सोनोग्राफी की चेकिंग हम बार बार करके ये देख सकते हैं कि प्रॉपरली पेशेंट ओव्यूलेट हो रहा है कि नहीं। पेशेंट का ट्यूब चेकिंग करके ये भी पता चल सकता है कि ट्यूब्स ओपन है नहीं है। हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस ऑफ कोर्स आपको हस्बैंड के काउंट्स और मोबिलिटी के बारे में बताएगा। तो ये सब अगर नॉर्मल है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जिसको एक बड़ा सा जिसका जो डिवीजन है वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। और बहुत सारे पेशेंट्स इस कैटेगरी के रहते हैं कि जिनको अपेरेंटली कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो यानी कि सब कुछ नॉर्मल है फिर भी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट कि ऐसे पेशेंट्स में हम कोई और टेस्ट करके ये पता नहीं लगा सकते कि क्या प्रॉब्लम है, और ये हमारी लिमिटेशन है। सो अभी तो मोर देन 41 इयर्स हो गए हैं आईवीएफ प्रोग्रेस
होते होते, और अभी ये हमारा IVF मंथ है, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हुई थी वो यही मंथ में हुई थी। सो आगे चल के होपफुली वी विल हैव मोर आंसर्स टू दिस कि सब नॉर्मल होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है। बट फिलहाल के लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है IVF, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है कि जब हम एग्स बाहर लेके उनमें डायरेक्टली स्पर्म इंजेक्ट करते हैं तभी जाके ये फर्टिलाइज हो पाते हैं। Whereas naturally there must be some problem, some issue with the environment in the fallopian tube, or some issue with the sperm penetration of the egg, which does not allow the fertilization to happen. And iska, unfortunately, there is no test to it, so we don't know what is the issue with unexplained infertility patients. But definitely, the issue is there, and it is just that we don't have the right test for it. So, these are most of the indications why IVF is recommended. So, friends, we see that in IVF, a recommendation is mostly for the tubal factor, यानी कि ट्यूब्स के कोई इश्यू के लिए, हस्बैंड का स्पर्म बहुत कम होना या नहीं होना इसके लिए, and unexplained reasons. After that, there are many other conditions like PCODs, जिसमें आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट से रिजल्ट नहीं आए, या पेशेंट का IUI हुआ है 3, 4, 6 बार IUI के बाद में भी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स IVF के लिए जाते हैं। सो IVF कब करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि आपको 4 IUI करने हैं फिर IVF करना है या डायरेक्टली IVF करना है। तो ये सब जो है आपका मैरिज होके कितना टाइम हुआ है, कितने समय से आप ट्राई कर रहे हो, आपने ऐसा कोई डायरेक्ट कॉल्स जैसे ट्यूब का ब्लॉक होना या ट्यूब बराबर नहीं काम करना वो अगर मिला है, अगर आपकी एज ज़्यादा है मोर देन 35 इयर्स फॉर द फीमेल, अगर आपका एग रिजर्व कम है, तो ऐसे कंडीशंस में ज़्यादा देर आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट में नहीं रहना है, आपको IVF की ट्रीटमेंट फास्ट ट्रैक करनी चाहिए। Now, these were a few pointers of who should be doing it and when. Let us see with some questions what our viewers are posting and see what answers we can give. So, जयश्री पूछ रहे हैं what is in vitro fertilization और IVF. तो जयश्री, जैसा मैंने बताया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो यानी कि लैब में, सो लैब में जब भी फर्टिलाइजेशन होता है यानी एग और स्पर्म मिलके जो इनका फ्यूजन होता है वो प्रोसेस को IVF बोलते हैं। इसको हम लेमैन टर्म्स में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, और इसी का एक वर्जन रहता है ICSI, जहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन असिस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। सो दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रो मैनिपुलेटर, जिसमें हम एग स्टडी करके उसमें स्पर्म न्यूक्लियस इंजेक्ट किया जाता है। सो नेक्स्ट कल्पना मिस्त्री पूछ रहे हैं कैन आई अफोर्ड IVF। कल्पना, आई डोंट नो आप कहाँ से हो, आपकी एज क्या है, बट डेफिनेटली IVF की ट्रीटमेंट महंगी होती है, वो इसलिए क्योंकि इसके जो इंजेक्शंस रहते हैं वो कॉस्टली रहते हैं, और जितना आप प्योर इंजेक्शंस में जाओगे उतना आप उसका इफेक्ट अच्छा होगा, उसका साइड इफेक्ट्स कम होगा। सो IVF की ट्रीटमेंट जो है वो कौन से डिस्पोजेबल्स यूज किए जाते हैं, कौन से इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं, कैसा साइकिल रन किया जाता है, लैब में कितना कॉस्ट पड़ता है, उसके हिसाब से रहता है। सो पेशेंट्स का अभी रेंज जो है, क्योंकि कुछ नर्सिंग होम्स बहुत ही कम भी चार्ज करते हैं ये ट्रीटमेंट को, और कुछ बहुत यानी कि ओवरऑल हम देखते हैं कि 1 to 2 लाख का करीबन साइकिल होता है अलग अलग पेशेंट के ट्रीटमेंट के हिसाब से।
बिकॉज एज आई सेड ऑल दीज थिंग्स के कितना इंजेक्शन यूज होता है, कैसा प्रोसीजर किया जाता है, क्या डॉक्टर का एक्सपर्टीज है, क्या डॉक्टर का चार्जेस है, इसके ऊपर सब निर्भर करता है। ईश्वर पूछते हैं, इज इट सेफ एंड काउंट ऑन डॉक्टर शिल्पा जी? सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन डायरेक्टली, बट ये if you're asking about the safety of IVF, so I can definitely tell you that now what I am doing after 15 years is much different from what I was doing prior to 15 years, because the quality of injections has improved a lot, the type of anesthesia has improved a lot, our instrumentations have improved, and that is why I can always say that the safety profile of the patient has improved quite a bit, and we have absolutely no issues and no side effects with the IVF treatment. So if you are going to a proper center जहाँ पे आपका पूरा पहला का चेकिंग हुआ है, प्री एनेस्थेटिक भी आपका चेक हुआ है कि ऑयल का फिटनेस है, सो ये सब चीजें आप करके फिर बाद में जहाँ पे करते हैं वहाँ पे ये सब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स देख के किया जाता है, और ये प्रोसीजर बहुत ही सेफ तरीके से की जा सकती है। लवीश पूछ रहे हैं कि आर देयर एनी ऑफर्स इफ वी हैव IVF and delivery both at Surya? So yes, Lavish, as you know, Surya is a very exemplary good center जहाँ पे complete woman care है। So यहाँ पे right from प्री कंसेप्शन यानी कि हम IVF करते हैं, उसके बाद में हमारे पास ऑब्स्टेट्रिक्स जो प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इमरजेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये सब केटर होता है, और बेबी के लिए भी स्पेशल केयर, NICU which is the best in Mumbai and in India. So all these things are a complete package in Surya. So आप विजिट कर सकते हो, मिल सकते हो, and you can understand how things are done. नेहा बात कर रहे हैं कि इज एज टू अ सर्टेन एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी और a young female can also face such issues. Neha, very good point which you have come up with. So age is in the female, age is a very important marker, because as the age increases, it is not only the quantity of eggs but also the quality of eggs which go down. Now, what do you mean by this quality, quantity? Quantity जैसे एक लड़की जो है, once she is born, there are millions and millions of eggs which are there in the ovary. जैसे ही उसकी puberty आ जाती है, these millions go down to a few lakhs, and then जैसे जैसे periods आता है, so around 400 to 450 period cycles में ये eggs जो है ovulate होते हैं। उसके अलावा there are many eggs which don't ovulate but just die off. So ये हर एक वुमेन का अलग रहता है। So किसी पेशेंट्स में वो फास्ट ट्रैक होता है, और इसके लिए एग्स का जो डेथ होना वो बहुत ही ज्यादा जल्दी होता है, और उनका पीरियड्स जल्दी चला जाता है, या फिर पीरियड्स इरेगुलर जल्दी होता है, या जो एग्स की क्वांटिटी है वो जल्दी कम हो जाती है। तो हम ऐसे भी पेशेंट्स देखते हैं जिनका एज हार्डली 32-33 इयर्स है, और उनके एग्स के नंबर्स जो है एक 45-50 ईयर ओल्ड जैसे हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। सो ये भी सब देखा हुआ है, और आजकल बहुत टेस्ट है जो जिससे ये आप मेजर कर सकते हो, फॉलिकल्स के नंबर्स काउंट कर सकते हो। सो इससे ये अंदाजा आ जाता है कि एग्स के क्या नंबर्स हैं एंड how much is the time duration we are looking at. अभी का जो ट्रेंड है, क्योंकि we have delaying age of marriage, यानी कि हम देखते हैं कि शादी लेट होती है, प्रेगनेंसी प्लान लेट होती है, सो ऑब्वियसली ये जब भी हाई हो गया है, यानी कि प्रेगनेंसी प्लानिंग का जो एज है वो शिफ्ट हो गया है। सो हम देखते हैं कि ज्यादा इंसिडेंसेस ऑफ फर्टिलिटी इश्यूज बिकॉज एग्स के
नंबर्स और क्वालिटी में बदलाव आ जाता है। सो कल्पना ये पूछ रही है, हाउ लॉन्ग इज द IVF फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड? सो कल्पना, वंस वी स्टार्ट विद द प्रोसेस, इट इज फॉर एटलीस्ट 20 days. सो 10 days का इंजेक्शन रहता है, फिर एग्स कलेक्ट किए जाते हैं और फिर 5 days के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है. दिस इज द वन सिंगल IVF. But sometimes we need to freeze the embryos, we don't transfer. इसका मतलब ये कि जैसे ही हम एग्स कलेक्ट करते हैं और बेबी फॉर्म हो जाता है तो उसको फ्रीज किया जाता है, क्योंकि पेशेंट का रिस्पॉन्स यानी कि सक्सेस इंप्रूव करने के लिए, या फिर अगर उसका यूट्रस रेडी नहीं है या फिर उसके हार्मोन्स बढ़ गए हैं इंजेक्शन के दौरान, तो ऐसे पेशेंट्स में जो ट्रांसफर है वो अगले महीने होता है. सो व्हाट वाज 20 days कैन स्ट्रेच अप टू 45 days. मिताधारा पूछ रही है, डज IVF मीन दैट आई नीड टू टेक टाइम ऑफ वर्क? सो बिल्कुल नहीं. As I told you, nowadays the injections are quite flexible and they are self-do injections. जो आप डॉक्टर के पास विजिट्स भी है वो भी बहुत कम रहते हैं. सो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको रेस्ट लेना है या फिर आपका वर्क कॉम्प्रोमाइज करो, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है. एंड ऑफ कोर्स हम अभी सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, सिंगल बेबी का ट्रांसफर की प्रमोट करते हैं. पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, सिंगलटन प्रेगनेंसी रहती है, इजीली मैनेज हो जाती है. सो आपको कोई आपका वर्क सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, और एक बात कि इसमें ये भी है कि आप जितना एक्टिव रहोगे उतने आपके रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे. सो बेड रेस्ट इज द बिग नो. संजय पूछ रहे हैं, आर एन फ्रोजन एग्स लेस इफेक्टिव दैन फ्रेश एग्स? सो संजय, फ्रोजन एग्स के कुछ इंडिकेशंस है, यानी कि हम हर किसी का एग्स को फ्रीज नहीं करते हैं. फ्रीज उनमें ही किया जाता है अगर उनके पास फीमेल है और उनको फर्टिलिटी अपनी प्रिजर्व करनी है, अभी उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए लेकिन उनको पार्टनर नहीं मिला है, या फिर उनको कोई बीमारी है जैसे कैंसर है, या फिर कोई ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी का जो गोल्डन पीरियड है 25 to 35 years, ये सालों में वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको एग्स फ्रीज करने चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन. Frozen eggs less effective or more effective is not the question, but it is that this preserves fertility and at least it gives a hope for those females who want to conceive at a later date. So many couples, many celebrities, many actresses have taken advantage of this procedure and frozen their eggs when they are younger, as I said, during the golden years, and then once they find time for themselves, then they plan the pregnancy, or once they have found their Mr. Right. So yes, it is possible now to do that and to have your own offspring in the time to come. So friends, I hope I have answered most of your questions, and if you have any more, I would be happy to answer them. You can comment, leave your comments and the queries in the Dropbox, and get in touch with us if you want more information. Thank you for the wonderful interaction, and I will see you next very soon. So goodbye for now. Take care and take good evening. Bye.